हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। खासकर उन कंट्रीज जो आज तक हमेशा से अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला, अमेरिका के साथ एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को एंजॉय करते थे, इनफैक्ट अमेरिका के अलायंस पार्टनर थे। आज उन सारे कंट्रीज में एक अलग लेवल का एंग्जाइटी है। वो सभी कंट्रीज को पता नहीं कि आने वाले समय में क्या होगा। अब जिस तरीके से यूक्रेन की घटना हुई, हो सकता है वो अगला जापान हो सकता है वो अगला साउथ कोरिया हो, और वो हो सकता है अगला ताइवान हो। पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए आज ये जितने भी कंट्रीज हैं जो अभी तक एक अच्छे सपने में अपना जिंदगी गुजार रहे थे कि कुछ भी होगा, अमेरिका इज देयर, अमेरिका इज गोइंग टू सपोर्ट अस, बट आज डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से हर एक कंट्री को, अपने जो ट्रेडिशनल अलायंस पार्टनर है उनको भी नहीं बख्शा है, जिससे एक बात समझ में आ चुका है इन सारे कंट्रीज को कि अमेरिका आने वाले समय में आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेगा। वो अकेले होगा, वो अपने इकोनॉमी पे फोकस अपने इकोनॉमी पे फोकस करेगा, और वो हमारे सिक्योरिटी के प्रति जो पहले कमिटमेंट रखता था आज शायद नहीं रख पाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये तमाम कंट्रीज जो अमेरिका के ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं, वो अपने सिक्योरिटी के लिए खुद से बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब ये मैं आज क्यों आपको बता रहा हूं, बिकॉज रिसेंटली आपको शायद पता होगा कि जापान में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने दो लीडर्स को बुलाया और ये तीनों मिलकर बातचीत किए। दो लीडर्स में एक थे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांगी और साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर। ये तीनों के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुआ और ये तीनों लीडर्स ने माना कि आज एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है हिस्ट्री में, और इस टर्निंग पॉइंट के लिए हमें मिलके आपस में काम करना पड़ेगा अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो। अब ये उस समय हो रहा है जब चाइना का टेंशन जापान के साथ काफी ज्यादा बड़ा है पिछले कई सालों से, और आपको पता है साउथ कोरिया जिसका अलग लेवल का टेंशन है नॉर्थ कोरिया के साथ, और नॉर्थ कोरिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक सपोर्टर है वो है चाइना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जापान और साउथ कोरिया जो अमेरिका के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस पार्टनर हैं, वो आज चाइना के साथ बातचीत करने को रेडी हैं। तो ये बताता है कि चाइना जो है आने वाले समय में उसका जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो प्रोबेबली बढ़ सकता है। बिकॉज आज ये सारे कंट्रीज को लगता था कि चाइना क्या ही कर लेगा, भाई अमेरिका है मेरे साथ, लेकिन आज इनको पता है कि चाइना इज बिकम सच अ ग्रेट प्लेयर दैट यू कैन नॉट इग्नोर। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, और अमेरिका जो इन सभी कंट्रीज का स्ट्रैटेजिक सपोर्टर रहा है, आज वो उस लेवल का कमिटमेंट नहीं कर सकता है। तो क्या इससे हमें यह पता चलना चाहिए कि आज अमेरिका एक तरीके से आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पावर बनेगा आने वाले समय में? क्या इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में चाइना का एक इंपॉर्टेंट राइज हो सकता है? बिकॉज चाइना बहुत समय से वेट कर रहा है कि कब वो मौका आए कि वो अपने इन्फ्लुएंस को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में बढ़ा सके। तो आज इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। बट न्यूज देखिए क्या है कि द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, ये तीनों एक साथ मिलकर ईस्ट एशियन सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, बिकॉज ये तीनों ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक कन्वर्जेंसेस को कैसे इंश्योर किया जाए, खासकर उस समय जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एक दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। तो ये तीनों कंट्री का आपस आना, ये जापान साउथ कोरिया के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चाइना के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज चाइना आज उस अमेरिका के ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप को ब्रेक करके घुसने का प्रयास कर रहा है। वो चाहे चाइना का यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन हो, या वो चाहे चाइना का जापान और साउथ कोरिया के साथ रिलेशन हो। जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने देखिए साफ शब्दों में कहा कि आज जिस तरीके से इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत ही सीवियर है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज हम एक हिस्ट्री के, इतिहास के टर्निंग पॉइंट पे हैं, और इसलिए आज पिछले के मुकाबले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने डिविजन्स और कॉन्फ्रंटेशन को खत्म करें विद द हेल्प ऑफ डायलॉग एंड कोऑपरेशन। तो एक तरीके से जापान ने चाइना के प्रति यह मैसेज दिया है कि वी आर रेडी टू हैव डायलॉग विथ यू, वी आर रेडी टू हैव कोऑपरेशन विथ यू। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस मौका का काफी ज्यादा फायदा उठाया और इनडायरेक्टली अमेरिका के इस आइसोलेशनिज्म को खूब क्रिटिसाइज किया। देखिए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आज ये जो साल है 2025, इट मार्क्स द 80th एनिवर्सरी ऑफ द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसलिए हमें आने वाले समय में अगर एक अच्छा फ्यूचर
फ्यूचर चाहिए, एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो हमें अपने हिस्ट्री की गलतियों से सीखना है। तो ये खासकर अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अमेरिका जो यूनिलैटरलिज्म कर रहा है, अमेरिका जो ब्लॉक पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रहा है, इससे आने वाले समय में और ज्यादा जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, विच माइट इवेंचुअली लेड टू अ न्यू काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वॉर। इसलिए चाइना ने कहा कि हमें आपस में कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कंट्रीज को मिलकर जितने भी दुनिया के रिस्क हैं उसको मिलकर रेसिस्ट करना चाहिए। अगेन देखिए, ये अमेरिका के टैरिफ वॉर और अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म के अगेंस्ट जापान और साउथ कोरिया और उन तमाम कंट्रीज को कह रहे हैं कि आइए आपस में मिलकर काम करिए, सो दैट हम इन रिस्क को रोक सके और साथ ही साथ आपस में कंट्री टू कंट्री म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बढ़ाया जाए। अब ये क्यों ऐतिहासिक है? बिकॉज आपको पता है कि चाइना और जापान के बीच में जो सेंकाकू आइलैंड को लेकर विवाद है, ये रीसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा बढ़ा है। और इनफैक्ट आपको पता है कि ज्यादा बड़ी समस्या तो साउथ कोरिया के लिए है, बिकॉज ये रिसेंटली आपको न्यूज पता है कि नॉर्थ कोरिया कॉन्स्टेंटली रॉकेट ड्रिल्स कर रहा है, वो न्यूक्लियर वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, जिससे साउथ कोरिया काफी ज्यादा घबराया हुआ है। अभी तक साउथ कोरिया को लगता था कि अमेरिका के होते हुए उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब से यूक्रेन की घटना हुई है तो साउथ कोरिया को भी समझ में आ चुका है। और अगर नॉर्थ कोरिया को झुकाना है, अगर नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करना है, तो चाइना का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में साउथ कोरिया भी अब चाइना के प्रति एक तरीके से सॉफ्ट स्टैंड लेते हुए आ रहा है। अब सवाल इसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं कि क्या अमेरिका का जो अम्ब्रेला है, जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, तो अमेरिका का आपको पता है दोस्तों सिक्योरिटी अम्ब्रेला है जिसके अंदर यूरोप यूनियन था नाटो के थ्रू, इधर आपको जापान था क्वाड वॉर्ड के थ्रू, और इधर आपका साउथ कोरिया था, ताइवान था। तो ये सारे कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे कि जो अमेरिका का छाता है वो सारे बारिश से उनको बचाएगा, वो सारे थ्रेट से उनको बचाएगा। बट आज इस सिक्योरिटी अम्ब्रेला में छेद हो चुका है और इसलिए सारे कंट्रीज जो मिलके ट्रांस अटलांटिक ब्लॉक बनते थे, आज वो बिखर रहे हैं, आज वो अपने अपने फ्यूचर के बारे में खुद चिंतित हैं। इसलिए वो आज अमेरिका के प्रति जो उनका ट्रस्ट है वो सीरियसली क्वेश्चन कर रहे हैं। आज इन सभी चीजों को और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके पास लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ जो है दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट भी कर सकते हैं। अब ये जो अमेरिका के प्रति जो दुनिया का ट्रस्ट है, ये जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, ये कब पहली बार उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया? तो वो अफगानिस्तान था। जो अमेरिका 20 साल में अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाना चाहता था, एक लिबरल कंट्री बनाना चाहता था, कैसे अचानक वो भागा और तालिबान वापस से पिक्चर में आया? तो ये बताता है कि अमेरिका कभी भी बॉस आप छोड़ के जा सकता है। फिर यूक्रेन का जो घटना हुआ, आज तक यूक्रेन को लगता था कि यूएस की वजह से रशिया जो है वो डेटर हो जाएगा, रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगेन यूएस का डेटरेंस यहां पे फेल हुआ। तो अब सोचिए, जब से ये यूक्रेन की घटना हुई है तब इन सारे छोटे छोटे कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज नहीं है, आज उनको लगता है कि हमारा क्या होने वाला है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से ये जो अमेरिका के प्रति ट्रस्ट जो ऑलरेडी घट रहा था, डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ये और ज्यादा इमिनेंट हो गया, और ज्यादा रियल हो गया। बिकॉज जापान, आप देखिए किस तरीके से रिसेंटली उनके अखबार आशाशी शिंबम में आया है कि जापान शुड बी रेडी फॉर ट्रेड सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप पॉइंट टू। और रिसेंटली आप देखिए 15 मार्च की एक खबर है कि जो सियोल के मेयर हैं उन्होंने कहा है कि आज साउथ कोरिया अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के भरोसे नहीं बैठ सकता है। अगर आज हमें अपने सिक्योरिटी गारंटी को इंश्योर करना है, देन वी शुड ऑल्सो बिकम न्यूक्लियर वेपन। तो जापान, साउथ कोरिया और ये तमाम कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से इनका जो डर था वो हकीकत में बदलते हुए आया। और जब से दोस्तों ये घटना हुई है कि ट्रंप ने जिस तरीके से जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में एकदम कहीं का नहीं छोड़ा, तो इनको जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इनको भी लग रहा है कि कल पता नहीं अगला जेलेंस्की जापान के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, अगला जेलेंस्की
साउथ कोरिया के लीडर हो सकते हैं। सो नो वन नोज, बिकॉज ये जो पर्सन है ये अनप्रिडिक्टेबल है। इनका एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। नाउ व्हाट कॉस्ट अदर कंट्रीज हैव टू पे टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नो वन नोज, एंड दैट्स व्हाई एवरी कंट्री इज इन स्टेट ऑफ पैनिक। सबसे ज्यादा पैनिक में इन कंट्रीज के अलावा रिसेंटली आपको पता है यूरोप और कनाडा। और देखिए कैसे यूरोप और कनाडा अब अमेरिका से आगे बढ़ने को रेडी है। वो कह रहे हैं कि हम यूएस के फाइटर जेट्स को नहीं खरीदेंगे, हम कोई और ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं। तो ये जिस तरीके से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी है, डर का माहौल है, अमेरिका का डिक्लाइन है, अमेरिका का आइसोलेशनिज्म है, एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर है, यहां पे लगता है कि चाइना को शी जिनपिंग थिंग्स दैट चाइनीज टाइम हैज कम, दिस इज द टाइम टू डू और डाई। ये समय आ चुका है जब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को शेक करो और अपना इंफ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ाओ। और ये सब चाइना करना चाह रहा है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जिसने चाइना ने लॉन्च किया था 2023 में। और उसके अंदर दुनिया के तमाम सिक्योरिटी चैलेंजेस को चाइना इज रेडी टू सॉल्व बाय इट्स ओन प्रिंसिपल, नॉट बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ अमेरिका की सैंक्शंस के थ्रू किसी कंट्री को सिक्योरिटी, किसी कंट्री को धमकी दो। तो चाइना एक अलग तरीके से सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। रिसेंटली इसका बेस्ट आउटकम देखिए कहां पे आया कि जब ईरान यूएस से काफी ज्यादा इनकी टेंशंस बढ़ी तो चाइना ने कहा कि ईरान क्यों घबरा रहे हो, हम है ना। चाइना ने न्यूक्लियर टॉक स्टार्ट कर दिया रशिया ईरान के साथ। फिर आपको पता है दोस्तों, चाइना ने सऊदी ईरान के बीच में एक हिस्टोरिक डील करवाया। इस समय चाइना जो है वो म्यांमार पीस टॉक्स कर रहा है। इसके अलावा तो ये जिस तरीके से आप देखिए दोस्तों, चाइना अपने गेम को आगे बढ़ा रहा है, क्या दुनिया एक्सेप्ट कर पाएगी ये तो समय बताएगा। बट इस समय चाइना को लगता है कि वो एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव है अगेंस्ट दिस अमेरिकाज यूनिलैटरलिज्म। नाउ इट इज अप टू द कंट्रीज कि क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बट सवाल घूम फिर कर आता है कि क्या अमेरिका की जो सुपर पावर स्टेटस है, क्या अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म होने जा रही है। बिकॉज एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्कॉलर जॉर्ज मोडेल्सकी, उन्होंने कहा है कि कोई भी जो बड़ा पावर होता है, जो हेजेमनिक पावर होता है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो 100 साल रहती है। आप देखिए पोर्टुगल 100 साल रहा, फिर नीदरलैंड्स, फिर यूके, फिर उसके बाद यूके वापस से आया। अब यूनाइटेड स्टेट्स 1914 से लगभग लेके वर्ल्ड का एक वन ऑफ द सुपर पावर है। अब 2030 तक जॉर्ज मॉडल के हिसाब से, वो बहुत पहले उन्होंने कहा था, ये कोई नया थ्योरी नहीं, बहुत उन्होंने पहले कहा था कि 2030 तक अमेरिका का इंफ्लुएंस बहुत हद तक खत्म हो जाएगा और उसी रास्ते में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ले जा रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या भारत को, जो अभी तक अमेरिका के प्रति सॉफ्ट रहा है, क्या भारत को खुद इस मौके को किसी दूसरे तरीके से देखकर अपने डिप्लोमेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, एक नया पोल की तरह अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए, सो दैट बाकी कंट्रीज, इंडिया जो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है, जैसा रिसेंटली रशिया के एम्बेसडर ने कहा, उसकी तरह वो उभर पाए। तो आपके क्या व्यूज हैं, व्हाट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी शुड बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम in a uncertain world order? Please let me know in the comment box and like the video and subscribe to the channel. See you again friends in the next video. Till then, goodbye, take care.